हाय फ्रेंड्स, आर्ट्स एंड लाइफ विथ आई वॉइस के साथ आज मैं आपको भारत का संविधान अध्याय 10 भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11वीं से सिखाऊंगा। हमारा पहला प्रश्न एक है, कुछ कानून नीचे दिए गए हैं, क्या वे किसी भी मूल्यों से संबंधित हैं? यदि हाँ, तो ए दोनों बेटे और बेटी की पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा होगा। वह अंतर्निहित मूल्य क्या है? कारण दे। बी विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बिक्री कर सीमांकन अलग होगा। सी किसी भी सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। डी मजबूर श्रम या बंधुआ नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है हाँ, दिए गए सभी कानून कुछ अंतर्निहित मूल्यों से संबंधित हैं। यहां बताया गया है कि वे विशिष्ट मूल्यों से कैसे जुड़ते हैं। ए दोनों बेटे और बेटी की पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा होगा। अंतर्निहित मूल्य समानता और लिंग न्याय कारण यह कानून समानता, विशेष रूप से लैंगिक समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करके कि दोनों बेटों और बेटियों के पास पारिवारिक संपत्ति का एक समान अधिकार है। यह लिंग न्याय को बढ़ावा देता है और पारंपरिक पितृसत्तात्मक प्रथाओं को काउंटर करता है, जहां केवल बेटों को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलेगी। बी विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बिक्री कर सीमांकन अलग होगा। अंतर्निहित मूल्य आर्थिक निष्पक्षता और सामाजिक न्याय कारण अंतर कराधान आर्थिक निष्पक्षता को दर्शाता है। समाज के गरीब वर्गों की रक्षा के लिए भोजन और बुनियादी वस्तुओं जैसे आवश्यक लोगों को अक्सर कम कर दिया जाता है, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक इक्विटी को बढ़ावा देने की क्षमता के अनुसार कर का बोझ वितरित किया जाता है। सी किसी भी सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। हमारा दूसरा प्रश्न, नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, बताइए कि इसमें किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा करने में नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है। खा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए होती है। गे औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है। ग्रे यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी के लक्ष्यों से कहीं विलित न हो जाए। इसका सटीक उत्तर है उपरोक्त विकल्पों में से कथन को पूरा करने के लिए गे औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति को क्षणिक आवेगों से प्रभावित होने से बचाना होता है। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करना संविधान का उद्देश्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की आवश्यकता होती है। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि 3 संविधान सभा की बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक हैं? कौन सा कथन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि ये बहसें प्रासंगिक नहीं हैं? बे इनमें से किस पक्ष का आप समर्थन करेंगे और क्यों? के आम जनता अपनी जीविका कमाने और जीवन की विभिन्न परेशानियों के निपटारे में व्यस्त होती है। आम जनता इन बहसों की कानूनी भाषा को नहीं समझ सकती। खा आज की स्थितियां और चुनौतियां संविधान बनाने के वक्त की चुनौतियों और स्थितियों से अलग हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को पढ़ना और अपने नए जमाने में इस्तेमाल करना दरअसल अतीत को वर्तमान में खींच लाना है। गे संसार और मौजूदा चुनौतियों को समझने की हमारी दृष्टि पूर्णतया नहीं बदली है। संविधान सभा की चहसों से हमें यह समझने के तर्क मिल सकते हैं कि कुछ संवैधानिक व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसे समय में जब संवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है, इन तकों को न जानना संवैधानिक व्यवहारों को नष्ट कर सकता है। इसका सही उत्तर है ए संविधान सभा की बहसों के प्रासंगिक होने का तर्क। कथन के यह तर्क प्रस्तुत करता है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक हैं। यह बताता है कि हमारे समाज और चुनौतियों को समझने के लिए संविधान सभा की बहसें महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करती हैं और इनसे संवैधानिक व्यवहारों को समझा जा सकता है जिन्हें आज भी चुनौती दी जा रही है। 2
संविधान सभा की बहसों के अप्रासंगिक होने का तर्क। कथन खा। यह तर्क प्रस्तुत करता है कि संविधान सभा की बहसें आज प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियां और चुनौतियां उस समय से भिन्न हैं और अतीत को वर्तमान में खींचना व्यर्थ हो सकता है। बे। मैं कथन गे का समर्थन करूंगा। संविधान सभा की बहसों को पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों की गहरी समझ प्रदान करती हैं। ये बहसें संविधान निर्माण के पीछे की सोच और संवैधानिक व्यवस्थाओं के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं। आज के समय में, जब संवैधानिक व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के दबाव हैं, इन बहसों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि संविधान के कुछ प्रावधान क्यों आवश्यक हैं और उन्हें कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि 4 निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें। क धर्मनिरपेक्षता की समझ। खा। अनुच्छेद 371। ग सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन। घ सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका सटीक उत्तर है। भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणाओं के बीच अंतर निम्नलिखित बिंदुओं पर देखा जा सकता है। के धर्मनिरपेक्षता की समझ। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और निष्पक्षता से है। इसमें राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। यह धर्मों के सह अस्तित्व पर आधारित है, जहां विभिन्न धार्मिक समुदाय एक साथ स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। पश्चिमी देशों, विशेषकर फ्रांस और अमेरिका में, धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और धर्म सार्वजनिक नीति या सरकारी गतिविधियों पर प्रभाव नहीं डालता। ख अनुच्छेद 371 भारतीय संविधान। अनुच्छेद 371 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है, जिसका उद्देश्य कुछ राज्यों और क्षेत्रों के विकास और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है। यह प्रावधान इन राज्यों को विशेष स्वायत्तता और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि उनकी विशिष्टता और असंतुलन को दूर किया जा सके। पश्चिमी अवधारणा। पश्चिमी देशों में आमतौर पर इस प्रकार का क्षेत्रीय विशेषाधिकार संविधान में शामिल नहीं होता। वहां राज्यों या क्षेत्रों के बीच भेदभाव कम होता है और सामान्यतः एक समान कानून सभी पर लागू होते हैं। हालांकि कुछ संघीय देशों में राज्य या क्षेत्रीय स्वायत्तता होती है, लेकिन भारतीय अनुच्छेद 371 जैसा सांस्कृतिक संरक्षण का प्रावधान कम देखने को मिलता है। के सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन। भारतीय संविधान। भारत में सकारात्मक कार्य योजना आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से समान अवसर प्रदान करना है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था है। पश्चिमी अवधारणा। पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन का उद्देश्य नस्लीय और लिंग भेदभाव को कम करना है। यह समानता और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए कोई आरक्षण या कोटा प्रणाली का प्रावधान नहीं होता, जैसा कि भारत में होता है। घ सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत संविधान द्वारा लागू किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, मतदान कर सकता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। पश्चिमी अवधारणा। पश्चिमी देशों में भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा प्रमुख है, जहां वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है। हालांकि भारत की तरह यहां भी उम्र और नागरिकता की शर्तें होती हैं, लेकिन जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव कम देखने को मिलता है। इस प्रकार भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणाओं में अंतर उनकी सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता और इतिहास की विशिष्टताओं के अनुसार हैं। हमारा 5वां प्रश्न यह है कि 5 निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत
भारत के संविधान में अपनाया गया है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। खे, राज्य का धर्म से नजदीकी रिश्ता है। गे, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है। घे, राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को मान्यता देगा। इसका सटीक उत्तर है भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत अपनाया गया है वह विकल्प का राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है के अनुरूप है। संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करेगा और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। हमारा छठा प्रश्न यह है कि 6 निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करें। क, विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव को आलोचना की आजादी, आधारभूत महत्व को उपलब्धि। ख, संविधान सभा में फैसलों का स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि के आधार पर लिया जाना। प्रक्रियागत उपलब्धि आयशैड। गे, व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना। लैंगिक न्याय की उपेक्षा। पे, अनुच्छेद 371 उदारवादी व्यक्तिवाद। एंड, महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान देना इसका सटीक उत्तर है। इस प्रश्न में आपको दिए गए कथनों को सुमेलित करना है। सही मिलान निम्नलिखित है। क, विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव को आलोचना की आजादी, लैंगिक न्याय की उपेक्षा। खा, संविधान सभा में फैसलों का स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि के आधार पर लिया जाना। प्रक्रियागत उपलब्धि। ग, व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना। उदारवादी व्यक्तिवाद। पे, अनुच्छेद 371 धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान देना। टा, महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। आधारभूत महत्व को उपलब्धि। हमारा 7वां प्रश्न यह है। 7, यह चर्चा एक कक्षा में चल रही थी। विभिन्न तर्कों को पढ़े और बताइए कि आप इनमें किससे सहमत हैं और क्यों। जयेश, मैं अब भी मानता हूं कि हमारा संविधान एक उधार का दस्तावेज है। सबा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इसमें भारतीय कहने जैसा कुछ है ही नहीं? क्या मूल्यों और विचारों पर हम भारतीय अथवा पश्चिमी जैसा लेबल चिपका सकते हैं? महिलाओं और पुरुषों की समानता का ही मामला नहीं, इसमें पश्चिमी कहने जैसा क्या है? और अगर ऐसा है भी तो क्या हम इसे महज पश्चिमी होने के कारण खारिज कर दें? जयेश, मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हमने उनकी संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं अपनाई? नेहा, तुम यह भूल जाते हो कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब इस बात का शासन की व्यवस्था हम चाहते थे उसको अपनाने से कोई लेना देना नहीं, चाहे यह जहां से भी आई हो। इसका सटीक उत्तर है मौजूदा वार्तालाप में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के बहुत सारे कानूनों को अपनाए जाने की नीति पर चर्चा और आलोचना हो रही है। कक्षा के विद्यार्थियों का यह तर्क है कि आजाद भारत में भारतीयों सुविधानुसार कानून निर्माण की आवश्यकता थी। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। इस चर्चा में दोनों पक्ष महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। जयेश का तर्क है कि संविधान का कुछ हिस्सा उधार लिया गया है, खासकर संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। यह ऐतिहासिक रूप से सही है कि भारत ने कई पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से प्रेरणा ली है, जैसे कि संसदीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की संरचना। हालांकि सबा और नेहा का तर्क अधिक व्यापक है। वे यह सवाल उठा रही हैं कि क्या किसी विचार या प्रणाली को सिर्फ इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वह पश्चिमी है। उनका कहना है कि यदि कोई प्रणाली या मूल्य भारतीय समाज के लिए फायदेमंद है तो उन्हें अपनाना सही है, चाहे वे जहां से भी आए हों। जैसे कि महिलाओं और पुरुषों की समानता का विचार, जो मानव अधिकारों का एक बुनियादी सिद्धांत है, और इसे सिर्फ पश्चिमी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से नेहा और सबा के तर्क से अधिक सहमत हूं, क्योंकि संविधान और शासन की व्यवस्थाओं को अपनाते समय भारत ने यह देखा कि कौन सी प्रणाली उसकी बहुसंस्कृति और विविध समाज के लिए सबसे उपयुक्त है। भारतीय संविधान कई स्रोतों से प्रेरणा लेता है, लेकिन यह पूरी तरह से भारतीय संदर्भ में लागू किया गया है ताकि देश की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किए जा सकें। इसलिए मूल्यों और व्यवस्थाओं को पश्चिमी
या भारतीय के खांचे में बांधने की बजाय उनकी उपयोगिता और न्यायपूर्णता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हमारा 8वां प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता? अपने उत्तर के कारण बताइए। इसका सही उत्तर है, भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया को प्रतिनिधिमूलक नहीं कहा जाता है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। 1. प्रत्यक्ष चुनाव का अभाव। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से नहीं चुने गए थे। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब इसके सदस्य भारत की तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे और इन विधानसभाओं के सदस्य भी पूर्णतः आम जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। इसका कारण यह था कि उस समय भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए बड़ी जनसंख्या इस प्रक्रिया में सीधे शामिल नहीं हो पाई। 2. अल्पसंख्यकों की सीमित भागीदारी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने प्रारंभिक दौर में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वे मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके चलते मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सीमित हो गया था। अन्य अल्पसंख्यक समूहों का भी प्रतिनिधित्व सीमित माना जाता है। 3. ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने पेश किया था। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वदेशी और स्वतंत्र नहीं थी। क्या भारतीय संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता? यह कहना गलत होगा कि इन कारणों से हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता। यद्यपि संविधान सभा की संरचना प्रत्यक्ष रूप से पूरी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, लेकिन इसके सदस्यों ने भारतीय समाज के सभी प्रमुख वर्गों के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और क्षेत्रीय समूहों से परामर्श लिया और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। इसलिए संविधान को प्रतिनिध्यात्मक न मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह संविधान आज के आधुनिक भारत की विविधता, एकता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का प्रतीक है। हमारा 9वां प्रश्न यह है, भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे? यदि आज आप संविधान लिख रहे होते, तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते? इसका सही उत्तर है, भारतीय संविधान के संदर्भ में लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के आरोप को सत्यापित करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14, 16 संविधान में लैंगिक समानता के लिए अनुच्छेद 14, 15 और 16 में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन समाज में व्यावहारिक रूप से लिंग आधारित असमानता जारी रही है। कई कानून और नीतियां लागू होने के बावजूद महिलाओं और अन्य लैंगिक समूहों के साथ असमानता बनी हुई है। समान वेतन अधिनियम 1976 संविधान में अनुच्छेद 29D में समान वेतन की बात कही गई है, परंतु आज भी महिलाओं को कई क्षेत्रों में समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। परिवार और संपत्ति के अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में सुधार किया, लेकिन कई व्यक्तिगत कानूनों, मुस्लिम, ईसाई आदि में लिंग आधारित असमानता बनी रही। पारिवारिक अधिकारों में असमानता, विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुषों को तलाक और विवाह के मामले में महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है। महिलाओं के अधिकार सीमित रहे हैं और यह मुद्दा लंबे समय तक अनसुलझा रहा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन इसे संसद और विधानसभाओं में नहीं बढ़ाया गया है। यदि आज संविधान लिख रहे होते तो निम्नलिखित सुधारात्मक प्रावधान सिफारिश किए जा सकते थे। समान वेतन और रोजगार में लैंगिक न्याय। संविधान में एक सशक्त अनुच्छेद जोड़ते हुए यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि महिलाओं और अन्य लैंगिक समूहों को समान कार्य के लिए समान वेतन, पदोन्नति और काम के अधिकार दिए जाएं। संपत्ति और विवाह अधिकारों में समानता।
संपत्ति और विवाह से जुड़े सभी व्यक्तिगत कानूनों को संशोधित करते हुए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की जा सकती थी, ताकि लिंग के आधार पर कोई असमानता न हो। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण। संविधान में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जा सकता था, जिससे राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। संवैधानिक निकाय की स्थापना। लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष संवैधानिक निकाय की स्थापना की जा सकती थी, जो महिलाओं और अन्य लिंग समूहों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करती। लैंगिक हिंसा के खिलाफ कठोर कानून। संविधान में लैंगिक हिंसा के खिलाफ कठोर प्रावधान और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकते थे, ताकि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इन उपायों से भारतीय संविधान को अधिक समावेशी और लैंगिक न्यायपूर्ण बनाया जा सकता था। हमारा 10वां प्रश्न यह कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक गरीब और विकासशील कुछ एक बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों को केंद्रीय विशेषता के रूप में दर्ज करने के बजाय राज्य की नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में क्यों रख दिए गए, यह स्पष्ट नहीं है। आपके जानते सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में रखने के क्या कारण रहे होंगे? इसका सही उत्तर है, इस कथन से सहमति या असहमति व्यक्त करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखने के पीछे कुछ ऐतिहासिक और संवैधानिक कारण रहे हैं। भारत का संविधान जब बना था, तब देश एक नव स्वतंत्र, विकासशील और गरीब राष्ट्र था। संविधान निर्माताओं ने यह माना कि सामाजिक आर्थिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देश की आर्थिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना संभव नहीं था। इसलिए इन अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, ताकि ये अधिकार राज्य की प्राथमिकताओं और नीतियों को निर्देशित कर सकें, परंतु इन्हें तुरंत न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता था। मुख्य कारण: आर्थिक सीमाएं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और सरकार के पास संसाधनों की कमी थी। अगर इन अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाया जाता, तो सरकार पर कानूनी दायित्व होता कि वह इन अधिकारों को हर हाल में लागू करे, जो उस समय व्यावहारिक नहीं था। लचीलापन। नीति निर्देशक तत्व सरकार को समय और संसाधनों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब सरकार की स्थिति मजबूत होगी, तब वह इन तत्वों के अनुसार कार्य कर सकती है। स्थायी दिशा। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया कि भविष्य की सरकारें सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में कार्य करती रहें, भले ही उन पर तत्काल कानूनी बाध्यता न हो। हालांकि समय के साथ न्यायपालिका ने कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, जैसे शिक्षा का अधिकार। हमारा 11वां प्रश्न यह है कि 11 आपके विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने के लिए विद्यालय में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसमें आम तौर पर निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। विशेष प्रार्थना सभा। इस दिन की शुरुआत विशेष प्रार्थना सभा से होती है, जहां संविधान दिवस के महत्व और भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा की जाती है। संविधान की प्रस्तावना का वाचन। प्रार्थना सभा में छात्र और शिक्षक संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करते हैं। वक्तृत्व प्रतियोगिता। संविधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जहां छात्र अपने विचार रखते हैं। निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता। छात्रों के बीच निबंध लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनका विषय संविधान और उसकी महत्ता होती है। विशेष व्याख्यान। संविधान, इसके निर्माताओं और इसके इतिहास पर विशेष व्याख्यान दिए जाते हैं। इसमें संविधान सभा के सदस्यों और डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदान पर चर्चा होती है। डिबेट और क्विज प्रतियोगिता। संविधान के विभिन्न प्रावधानों और उसके अधिकारों व कर्तव्यों पर आधारित क्विज
और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। शपथ ग्रहण। सभी छात्र और शिक्षक संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए शपथ लेते हैं कि वे इसके आदर्शों का पालन करेंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में संविधान की जानकारी बढ़ाई जाती है और उन्हें इसके महत्व के प्रति जागरूक किया जाता है। अगर आप लोग राइट बीएनबी या ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट करने में इच्छुक हैं तो 9548908833 या 9334304060 पर संपर्क करें। ट्रेजर एनएफटी में आप लोगों को बड़े बड़े सेलिब्रिटी की फोटो को रिजर्व करना है और उसी वक्त वह फोटो अपने आप बिक जाएगी, यानी कि एआई आपसे खरीदेगा और आपको आपका मुनाफा दे देगा। ट्रेजर एनएफटी से आप एक महीने में 30-40% की प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वह एक महीने में 35 से 40 हज़ार बन जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। और राइट बीएनबी में आपको 14 डिजिटल प्लॉट यानी घर हैं और आप 14 में से जितने अधिक यानी कि ज्यादा घर खरीदिएगा उतना ज्यादा डॉलर कमाकर ट्रस्ट वॉलेट पर लाकर आप बाइनेंस पर सेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उपयुक्त नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर AI आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।